एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू की हुई थी। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ मतलब जो हमने सुबह कर ली थी, कल वाली हमारी आधी रहती थी ना, वो हमने कल मॉर्निंग वाली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। टोटल हमारी 3 हो गई हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। अब हमें ये हमारी 4th क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। सब पे मैंने नंबरिंग डाल रखी है #1 करके, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो ये लगातार आपने देख लेनी है, एग्ज़ाम तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वाली क्लास। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे इंटीग्रेशन से शुरुआत। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, डेफिनेट इंटीग्रल हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन 0 to ∞ cos स्क्वायर x अपॉन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार हर एक वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी वो सारे आपने यहाँ पे करने हैं, एक भी सीरीज़ को आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x प्लस में 4 sin स्क्वायर x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैंने लिख दिया 1 - cos स्क्वायर एक्स। 1 - cos स्क्वायर एक्स लिखने के बाद जब मैं इसको ओपन करूँगी, ओपन करके इसको सोल्व करूँगी, तो हमारे पास आएगा 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे। -3 से मल्टीप्लाई, -3 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। करने के बाद हम यहाँ पे अब सेम क्या करेंगे, 4 ऐड और 4 सेम इस जैसा बना लेंगे, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स तो है हमारे पास। तो अगर -3 से मल्टीप्लाई, -3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, अब हमारे पास 4 की कमी है, तो 4 को ऐड और 4 को सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे और अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अलग अलग करने के बाद इसका इंटीग्रेशन तो हमारे पास सिंपल है, x हो जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ एक बार कर लिया और एक बार इसको इसके साथ, तो 4/3 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ऊपर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स और नीचे बच जाएगा 4 × में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 3। और ये कैसे बचा, हमने क्या किया, इसको cos स्क्वायर एक्स से क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। तो ये हो जाएगा 4 × में 1/cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस में cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर माइनस में 3। सेकंड स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे समझ में, ये एक स्टेप यहाँ पे इस टाइप से लिखा गया है, सेकंड स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद अब इसको सोल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 3। 4 में से 3 गया, 1 प्लस में 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट एक्स को टी पुट कर देंगे। टेंजेंट एक्स को टी पुट करने के बाद लिमिट चेंज हो जाएगी। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो t हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। जब x की वैल्यू π/2 है, टेंजेंट π/2 हमारे पास कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। और ये फॉर्मूला किसका होता है इंटीग्रेशन में, टेंजेंट इनवर्स x का होता है। और यहाँ पे 2t का होल स्क्वायर है, तो यानी कि टेंजेंट इनवर्स 2t हमारे पास आ जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा π/6, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ईजी क्वेश्चन है बहुत ही, बस थोड़ा सा माइंड लगा के हमें क्वेश्चन को सोल्व करके, मतलब ऐसे तरीके से इजी बनाना है ताकि हम उसको आसानी से सोल्व कर सके। तो ठीक है, इसमें 2 स्टेप से हमने इस क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स और कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स और इसकी पावर कितनी है, स्क्वायर, तो टोटल होगी cos 4x। तो cos 4x से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 1/cos 4x तो हमारा सेकेंड 4x हो गया और नीचे हमारे पास बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया ना, cos 4x और cos 4x को मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या जाएगा, cos स्क्वायर एक्स चला जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, स्क्वायर है हमारे पास। तो ये हो जाएगा, सेकेंड 4x को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और सेकेंड 4x का मतलब ये है सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स को लिखा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और एक सेकेंड स्क्वायर एक्स हमने रखा एज इट इज़, और नीचे हमारे पास ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लेंगे। टी पुट करने के बाद ये हो जाएगा dt = सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी dt, लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी। ऊपर सेम पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, अब यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे से मैंने क्या कॉमन लिया है, यहाँ से देखो
कॉमन लेने की बजाय हम क्या करें, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इसको इस टाइप जैसा बनाओ। देखो इस टी स्क्वायर के साथ क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, कर दिया। करने के बाद ऊपर हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद 1/b स्क्वायर ये तो बाहर है, ये हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, हमें चाहिए ए स्क्वायर इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ऐड करेंगे, ए सब स्क्वायर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको अलग अलग कर लेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके साथ हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म बचेगी उसको हमने बाहर लिख लिया और ये बच जाएगा। ये तो सिंपल हो गया हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 1/ab टेंजेंट इनवर्स bt बाई ए, लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ से देखिए 0 से इन्फिनिटी ये एज इट इज़ है। अब इस इंटीग्रल को नाम दे दिया हमने I1। अब हम क्या करेंगे, I1 को सोल्व करेंगे और I1 को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये आई तो हमारे पास इतना आ गया, इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आ गया 2 पाई अपॉन में 2ab³ इसकी वैल्यू, और ये एज इट इज़। और I1 को हम क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे। I1 को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे bt को a टेंजेंट थीटा पुट कर लिया, bt को a टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से फिर dt की वैल्यू निकालने के बाद सारी लिमिट हमने चेंज कर दी, करने के बाद ये वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद अब क्या हुआ, यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये बचेगा हमारे पास, ये ऊपर तो हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे से हमने कॉमन लिया 1 प्लस में ये बचा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इसका क्या बचा स्क्वायर, नीचे से हमने क्या कॉमन लिया, a⁴, क्योंकि ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे स्क्वायर से तो ए की पावर क्या आ जाएगा 4, और एक पावर ऊपर है ए तो a³ बच जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ऐसे। अब यहाँ से हमारे पास ये नीचे बचा था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है और इसका क्या है स्क्वायर, और एक सीकेंट स्क्वायर थीटा ऊपर है तो इससे एक पावर कैंसिल, तो नीचे बचा सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसको लिख दो, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है, ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिया बाहर, तो इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ये, और वापस से किस में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन है हमारे पास, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर x, तो यहाँ यानी कि वही कोस स्क्वायर x हमने यहाँ पे कॉमन लिया। सीकेंट 4x को मैंने ऐसे लिख सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर के 2 टुकड़े करके, मतलब 4x के, तो ये 2 टुकड़ों में मैंने इसको ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद फिर हमने यहाँ पे सीधा अब क्या करा है, b टेंजेंट x को पुट करा है a टेंजेंट t, b टेंजेंट x को पुट करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म हमारे बाहर आ जाएगी, फिर सिंपल इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लगा के हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा नहीं था, ये इजी है, ठीक है। तो मर्जी आप कोई भी तरीका यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द जनरल, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, दोनों इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-4 बार कहीं ना कहीं मतलब लगातार पूछे गए हैं पीजीटी के एग्जाम में, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे वो एसटेट का हो, चाहे वो DSSB का हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर मतलब पूछे गए हैं 2-4 बार, तो ये हर साल रिपीट हुए हैं हर पीजीटी एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट देखिए, जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, 13x - 17y इज इक्वल टू क्या है 5। तो कंपेयर करेंगे ax - by इज इक्वल टू c, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का ये क्वेश्चन है। आई होप आपने अच्छे से उसकी तैयारी कर रखी होगी, ठीक है ना, चैप्टर की, तो इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ax - by इज इक्वल टू c, इसको इस टाइप से अगर जिसने नहीं करी ना तो अब इन क्वेश्चन से उसकी हो जाएगी, उसको समझ आ जाएगा कैसे करना है। देखिए इसका हमें पॉजिटिव इंटीजर का सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, ax - by बराबर है c, वी हैव a यहाँ पे कितना है 13, b 17 और c कितना है यहाँ पे 5 है, ठीक है। और a और b की GCD हमारे पास कितनी है 7 है, विच डिवाइड c, यानी कि किससे डिवाइड होता है 5 से होता है, ठीक है। a और b की GCD 1 है, सॉरी 13 और 17 की 1। तो द इक्वेशन वन हैज़ अ सॉल्यूशन इन इंटीजर्स, तो गिवन लिनियर इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू द कॉन्ग्रुएंस, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगी, अगर ये कंडीशन होती है ना a और b की GCD 1 आती है और वो डिवाइड करती है किसी तीसरे नंबर से, तो यहाँ पे हम क्या सॉल्यूशन लिखते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं ax इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod m, a और b की GCD हमारे पास कितनी होनी चाहिए 1, तभी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। c यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो ये हो गया 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 7, तो ये GCD 1 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आल्सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 255 mod 17, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब उसके बाद
एडिंग दी अबव कॉन्ग्रेंस वी हैव, अबव कॉन्ग्रेंस को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखो अब इन दोनों को हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये तो हो गया 13x और ये 255 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 260, ये हो गया मोड 17। तो x इज इक्विवेलेंट टू किसके आ गया, यानी कि तो ये जो हमारे पास क्या है मोड 17 और ये क्या है 13x, ठीक है। और किसके कॉन्ग्रुएंट है 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 260 मोड 17 के, ठीक है 260 मोड 17 के। और यहाँ से ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि कैंसिलिंग एज 13 और 17 की GCD 1 है, तो तेरा यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 दूनी क्या होते हैं 26 होते हैं, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। क्या होते हैं 13 दूनी 26, तो ये हो गया 20, तो यानी कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोड 17। उसके बाद हम क्या करेंगे, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 17। जब हम 17 को 20 से डिवाइड करेंगे, मतलब 17 ऐसे लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 एकम 17, 10 20 में से 17 माइनस करें 3, तो 3 के इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 17 हो गया। अब यहाँ से 10 ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होंगी, क्योंकि इससे आगे तो अब होगा ही नहीं, 3 ही रिमाइंडर बचेगा। तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 17 के, तो यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर देंगे, निकाल लेंगे वैल्यूज 17 y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 13x माइनस 5, x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस में 13 k, वेयर k इज एन इंटीजर, ठीक है। तो हैंस द जनरल सॉल्यूशन इज पॉजिटिव इंटीजर। x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आई है 3 प्लस 17 के, और y की वैल्यू हमारे पास आई है 2 प्लस 13 के। अब आप सोचेंगे मैडम यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे 17 से इसको डिवाइड करा तो 17 दूनी 34, तो 17 को 13 से भाग करेंगे तो 221 आ जाएगा, और ये k प्लस का यहाँ पे लिख के k के साथ इसको अरेंज कर दिया माइनस साइन को। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन बताने थे ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको हमने लिखा है पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। आया समझ में, इजी क्वेश्चन था। कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि इनको सोल्व कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्मेट थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। देखिए क्या कहता है, इफ़ p इज़ ए प्राइम नंबर एंड ए डिनोट्स एन इंटीजर सच दैट p कोई भी प्राइम नंबर है, a कोई भी इंटीजर है, और a और p की GCD हमारे पास 1 है, तो हमें प्रूव करना है a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मोड p के ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो वी नो दैट, देखो अब a1 a प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस अप टू सो ऑन a n की पावर p किसके इक्वल होती है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे अलग अलग करके, ठीक है। a1p प्लस a2p प्लस a3p प्लस a4p प्लस अप टू सो ऑन, और प्लस में सम मल्टीपल ऑफ p का कुछ एक मल्टीपल हमने यहाँ पे लिख दिया। पुटिंग, अब इन सब को हमने इक्वल टू 1 पुट कर दिया इन दी अबव रिलेशन। पुट करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा 1 कितनी टाइम्स था n टाइम्स, तो n की पावर p, यहाँ से कितने टाइम है n टाइम्स, तो ये n प्लस में मल्टीपल ऑफ p, तो ये हो गया इधर से ये आ गया हमारे पास n की पावर p माइनस n इज इक्वल टू mp। अब यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीपल लिख रखा है ना, सम स्केलर मल्टीपल ऑफ इनटू में p, तो इसका मतलब n की पावर p माइनस n की पावर p माइनस n डिवाइड्स p। ये पीछे हम आज सुबह वाली क्लास में पढ़ा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो n की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू n मोड p हो गया फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो इन पर्टिकुलर n को हम यहाँ पे a रख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ इट इज़ गिवन दैट a इज़ ए को प्राइम टू p, तो यहाँ से हमारे पास a को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये अभी दिया हुआ ना, ये लिखा हुआ है a इज़ एन इंटीजर एंड a p का जो GCD है वो कितनी है 1 है, ठीक है। तो a p की GCD 1 है, तो कैंसिलिंग ये बोथ साइड a से कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि GCD 1 है तो ऐसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे अब 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 260 मोड 17 आया था, और यहाँ पे क्या था 13 और 17 की GCD कितनी थी 1 थी, तो इसलिए हम इसको इससे कैंसिल कर सकते थे। तो यहाँ पे भी यही रिजल्ट गया है, a और p की GCD 1 है, तो a p को हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। करने के बाद ही हमारे पास आ जाएगा 1, a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, p कोई भी प्राइम नंबर है और p माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू मतलब कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p है। क्या है माइनस 1 मोड p। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर p की वैल्यू 2 और 3 है हमारे पास, तो गिवन कॉन्ग्रुएंस होल्ड ट्रू, ठीक है। देखो 2 रखो, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1, और यहाँ पे मोड क्या रखेंगे 2, और माइनस 1 मोड 2 किसके कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं इसको हम 1 मोड
2 के, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा रिजल्ट। और सेम 3 के लिए 3 -1 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास 3 -1 का फैक्टोरियल कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2, और इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 3। और ये किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिखेंगे 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ये था ना 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो हो गया। अब उसके बाद देखो रिजल्ट हो गए यहाँ पे से ट्रू। वी कंसीडर p इज ग्रेटर देन 3, जब p की वैल्यू 3 से बड़ी है तो लेट a बी एन इंटीजर सच दैट, तो a कोई भी इंटीजर है जो हमारे पास क्या रहेगा 1, a जो रहेगा वो 1 और p -1 के बीच में रहेगा, दैट मीन्स a बिलोंग्स टू दिस। तो a और p की जीसीडी 1 है, कंसीडर द लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ये अगर जीसीडी 1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया। a p की जीसीडी 1 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा मोड p से b हमने मान लिया, तो इसको हमने लिख दिया ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, मतलब x की जगह हमने रखा है b, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है। तो दस इफ b इज गिवन देयर इज एग्जैक्टली 1a, तो सच दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। हमने मान लिया यदि b जो है केवल एक अकेला ही सॉल्यूशन दे रहा है, एक अकेली वैल्यू दे रहा है एक की, तो यहाँ से किसके कॉन्ग्रुएंट, इसको हम ऐसे लिख देंगे सच दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, देयरफॉर a एंड b फ्रॉम ए पेयर, तो ये पेयर बनाएंगे। वी ग्रुप द इंटीजर्स 1 to p -1 इनटू पेयर्स ए बी सो दैट कॉन्ग्रुएंस 1 इज सेटिस्फाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, जो इक्वेशन 1 है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ये पेयर बना रहे हैं और यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करती है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ से हम क्या टेक ए नॉट इक्वल टू बी, हमने दोनों बराबर नहीं ली, मतलब ले लिए, दोनों बराबर नहीं है, टेक का मतलब लेना, ए नॉट इक्वल टू बी हमने यहाँ पे लिया है बिकॉज इफ, अगर हम इक्वल ले लेते ए बराबर बी को तो देन हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, और यहाँ से इसका मतलब क्या है p डिवाइड्स ए स्क्वायर -1, तो इसका मतलब क्या होगा आइदर p डिवाइड्स ए -1 और p डिवाइड्स ए +1, तो यहाँ से a -1 इज इक्वल टू 0, a +1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है कि ऐसे ऐसे होल्ड करेगी, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी 1 और p -1 के बीच, तो 1 को मैं a इधर ले आई तो ये हो जाएगा a -1, 0 से p -2, तो a -1 क्या हो गया, अगर p डिवाइड करता है a -1 को तो किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 0 के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली a +1 की करेंगे तो a +1 इज इक्वल टू p हो जाएगा। ये लीस्ट वैल्यू देखनी है इसकी हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू देखी है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, तो आइदर a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, इन विच केस a इज इक्वल टू 1, और a इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p, जब इस केस में a की वैल्यू क्या है p -1 है, a की वैल्यू p -1 है, दूसरे केस में a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, ठीक है। ये दो केस हमने यहाँ पे लिए हैं, मतलब ये वाला और फिर ये वाला, ये दोनों केस ले लिए। तो द केस डज नॉट यील्ड द रिक्वायर्ड रिजल्ट, तो यहाँ से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वी एक्सक्लूड 1 एंड p -1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो रिमेनिंग नंबर हमारे पास ये बच गए, कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर सच दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। तो दस वी गेट p -3/2 कॉन्ग्रुएंसीज, नाउ मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट, हमारे पास ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया p -1 से इसकी बोथ साइड मल्टीप्लाई करती तो ये हो जाएगा p -1 फैक्टोरियल, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ p -1 को -1 कॉन्ग्रुएंट mod p, ये किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 mod p के कॉन्ग्रुएंस। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, बस इसको आपने पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। रिजल्ट भी हमने ज़्यादा नहीं लगाया, जो इसने बोला है सिर्फ वही करते हमने रहना है चुपचाप, ठीक है ना। चलिए कन्वर्स क्या कहता है, इफ़ p -1 फैक्टोरियल +1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p देन p इज़ अ प्राइम नंबर, तो p कैसा नंबर होगा, प्राइम। और विल्सन थ्योरम हमने प्रूव करी है p -1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p, बोथ साइड हमने 1 को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इधर तो आ गया 0 और इधर बच गया +1, तो ये थ्योरम हमारे पास बच गई और ये हमारे पास गिवन है। यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है, p कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमने मान लिया p प्राइम नंबर नहीं है, p कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। सेम सुबह वाले की तरह हम इसको कर देंगे, करने के बाद एट द लास्ट हमारे पास क्या कंजप्शन तो लास्ट में हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा कि p1 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, लेकिन ऐसा गलत है क्योंकि हमने ये तो कंपोजिट माना था, तो पोजीशन रॉन्ग हो जाएगा और p कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
देखिए अब है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 180 इन 102 फैक्टोरियल। हाईएस्ट पावर ऑफ 180 बतानी है किसमें, 102 फैक्टोरियल में। तो 180 के पहले फैक्टर बनाओ। बना लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 102 फैक्टोरियल। हाईएस्ट पावर का मतलब 102, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, तो ऐसे ही हमने करना है। 102 फैक्टोरियल में जिसकी हाईएस्ट पावर हमें बतानी है 180 की, तो उसके सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फैक्टर। तो अब उसकी पावर को बढ़ाते रहेंगे, 2 फिर 2 स्क्वायर फिर 2 क्यूब फिर 2 4, उसको डिवाइड करते रहेंगे 102 से 2 की पावर 7 तक। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको खोलना था, ये बचेगा अंदर हमारे पास 51, ये पूरा पूरा बच जाएगा, फ्रैक्शन में बचेगा। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे लिखते हैं। ये हो गया 98। अब पावर आती है किसकी, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर ये इसने सोल्व करके बता रखा है कैसे कैसे आएगा। अब द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट। द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 की बता रखी है, 2 इन 102 फैक्टोरियल। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 98। दूसरा द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर की कितनी है हाईएस्ट पावर, ये हो जाएगी 98/2। 98 है ना, ये 2 की थी, इसकी स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 98/2 49। फिर द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 3 के बताएंगे तो 3 की हमारे पास कितनी आ जाएगी, इन 108 में 3 स्क्वायर कितनी आ जाएगी 49। द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 स्क्वायर करेंगे तो 49 का हाफ कर देंगे, कितनी आ जाएगी 24। द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 के करेंगे 5 स्क्वायर 5 क्यूब कितनी आ जाएंगी टोटल 24। और इन सबको हम क्या कर देंगे, इसका मिनिमम हम यहाँ पे ले लेंगे, किसका, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5, तो यानी कि 49 24 और 24। और ये इसी की वैल्यू क्यों ली है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर की, क्योंकि इसके फैक्टर बनने थे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और फिर 5 की पावर 1। ठीक है, अगर ये 2 की पावर 1 होता ना तो हम ये कंप्लीट वाला करते। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितनी आती है 98। जब उसने स्क्वायर बोला है तो उसका क्या करते हैं, हम हाफ करते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। हो गया, तो फिर उसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, मिनिमम यानी कि 24 है। नेक्स्ट है, इफ़ 2 cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, 2 cos बीटा इज इक्वल टू y प्लस 1/y, शो दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू क्या है, 2 cos m अल्फा प्लस में n बीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 2 cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, बोथ साइड x यहाँ से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x की वैल्यू आप यहाँ से इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। निकालने के बाद हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फा प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। तो वन वैल्यू ऑफ द एक्स इज ये प्लस वाली। सिमिलरली कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा इज द वैल्यू ऑफ वाई, तो ये वाई की हो जाएगी। वाई का मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी। वाई की वैल्यू हमने पॉजिटिव वाली यहाँ पे अभी कंसीडर करी है। तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ के एक्स की पावर एम, डी मोरेरा थ्योरम से ये एम इनके एंगल के अंदर चला जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा। इतना होने के बाद अब हमें निकालना है 1/x की पावर एम वाई की पावर एन, इतना आ जाएगा। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस है, नीचे हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा 1। तो ऐडिंग कर देंगे इन दोनों को, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था ना इजी क्वेश्चन। एलसीएम लेके बस सिंपल जो बोलते थे वही करते हम जाएंगे। ठीक है, अभी तो रह रहे हैं क्वेश्चन, देखते हैं कितने होते हैं उतने ही करेंगे। ठीक है, फिर नहीं तो फिर कल वाली क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ आयोटा की पावर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बीटा, ये इसके इक्वल है। तो प्रूव दैट ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ई की पावर -4n+1 इंटू में पाई बीटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखो बाय डेफिनेशन ए प्लस आयोटा बीटा इसके इक्वल गिवन है, इसके इक्वल गिवन है, तो हमने लोग इस टाइप से इसको लिख दिया, ई की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा लोग आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर में है ना, तो मैं ऐसे लूँगी ई की पावर लोग, क्योंकि लोग और ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, अब ये लोग की पावर में है तो ये पावर आगे आ जाएगी, इसको ऐसे ही लिखा है, लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, लोग आयोटा इसका फॉर्मूला होता है 2n पाई आयोटा प्लस स्मॉल लोग आयोटा, यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल, तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा, जनरल लोग जो होता है उसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद लोग आयोटा को कैसे लिख सकते हो, आयोटा को लिख सकते हैं कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, लिख दिया। अब इसको लिखेंगे ई की पावर आयोटा π/2, तो लोग ऑफ ई की पावर ई से कैंसिल, तो आयोटा π/2 हमारे पास बच जाएगा। इतना बच जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको खोल देंगे, अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी।
फिर क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर देंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे और यही हमें निकालना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, प्रूव करना था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इफ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई है, तो हमें प्रूव करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखो इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने निकाल ली। ये किसके इक्वल हो गया, पाई के इक्वल गिवन है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई पाई माइनस सी। तो टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, यहाँ से हमने टेंजेंट ले लिया, बोथ साइड लेने के बाद टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा हमारे पास होता ही है, एलसीएम इसका हमने ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू थी एक्स, इसकी वैल्यू वाई, इसकी वैल्यू जेड और इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड। यही हमें प्रूव करना था। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 2.5 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें क्या बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल दी, हर एक सर्कल मतलब जितने भी सर्कल हैं उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो टच करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास ये है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कर रही है, टच यहाँ पे कर रही है। तो इसकी हमें इक्वेशन बतानी है डिफरेंशिएबल। तो देखो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये होती है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वेयर ए इज ए पैरामीटर, दिस इक्वेशन कंटेन्स वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो वी शैल डिफरेंशिएट इट वंस ओनली टू गेट ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही बार इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है। इसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं ना उतनी ही बार उसका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ये बात याद रखना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म करने के लिए मान लो अगर इसमें ए और बी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते तो इसका 2 बार हम डेरिवेटिव करते। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेम रेडियस इसकी ए है, सेंटर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो थ्रू आउट हमारे पास ए चलेगा। तो इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद हमने यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली और डी वाई बाई डी एक्स को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया पी। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ए इन गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। एक्स माइनस ए का था ना, ऐसे इसी टाइप से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद एट लास्ट पी को हमने वापस से पुट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास ये आ गई विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है 2 वेक्टर्स ए एंड बी, प्रूव दैट द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए इज ऑर्थोगोनल टू दी वेक्टर। इस वेक्टर के क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो देखो ऑर्थोगोनल के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो किसके इक्वल होगी, जो 0 के इक्वल होनी चाहिए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों की, तभी वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। अब इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा, इसको मैंने नाम दे दिया बीटा। अल्फा डॉट बीटा की डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 0। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करके करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0। तो यहाँ से हम बोलेंगे अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, तो अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा और बीटा यानी कि अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा। ठीक है, ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 7 है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, के बीच का एंगल निकालना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए ये 0 के इक्वल है, जो कंडीशन हमारे पास 0 के इक्वल होती है, ठीक है ना, उसको हम उठाते हैं। सबसे पहले जो गिवन होती है ना, इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में जो गिवन होता है ना वहीं से हम काम शुरू करते हैं। तो इसको 0 के इक्वल गिवन थी, इसको उठा लिया। अब हमने क्या किया, ए प्लस बी है प्लस का सी, इसको इधर ले आया, ये हो जाएगा माइनस का सी। मैग्नीट्यूड लगा दिया, लगाने के बाद इसकी स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग के बाद इसको खोल दिया। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसकी गिवन है, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कोस थीटा। तो यहाँ से सारी वैल्यूज रख दो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा देन प्रूव दैट। हमें ये प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे कैप लगा रखे ना, तो यूनिट वेक्टर का सिंबल है। अब हमें पता है एक्स डॉट एक्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ से स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो इसको ए मतलब ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, इनकी प्रोडक्ट कर दी। प्रोडक्ट करने के बाद इसको हमने सोल्व कर दिया। वही वापस से ए डॉट बी के फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। यहाँ पे अब वेक्टर की जगह ये कैप चल रही है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व कर दिया।
2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कोस थीटा का मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्केयरिंग से स्केयर मतलब स्केयर रूट ले लिया बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। जो प्रूव करना है वहाँ से एक साइड हमने उठा ली, दूसरी साइड हमने प्रूव कर दी, ठीक है। राइट हैंड साइड उठा के लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। 11, 12, 13, 14, फिर उसके बाद है 15, यही 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी 0 देन प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इसने क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी ए के साथ, कर दी। करने के बाद इसको खोल दिया सिंपली खोलने के बाद यहाँ से ए क्रॉस ए 0 होता है, ए क्रॉस सी हमारे पास क्या होता है, माइनस का सी क्रॉस ए। तो ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए, इसको इधर ले आए। तो अगेन ए प्लस बी प्लस सी, तो बी क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी और बराबर है सी क्रॉस ए, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये भी 2.5 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एज अ पार्ट भी वो दे सकते हैं 2.5 नंबर में, तो स्किप नहीं करने हैं, ठीक है ना। पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट A 2, 3, 4 एंड B 4, 5, 8 एट ए राइट एंगल्स पे, ठीक है। तो देखो लेट सी विद द मिड पॉइंट हमने मान लिया। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। आर डॉट ए इज इक्वल टू डी, इस टाइप से होते हैं ना हमारे पास प्लेन की इक्वेशन, तो इसी टाइप की फॉर्म में हमें लेके आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं एट राइट एंगल्स पर, ठीक है, 90 डिग्री पर। देखो ए हमारे पास 2, 3, 4, बी हमारे पास 4, 5, 8 और ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, लेट सी विद द मिड पॉइंट, सी इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है वो हमने निकाल लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी क्या होता है, पोजिशन वैक्टर ऑफ ए बी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारे पास क्या बनेगा, 4i प्लस 5j प्लस 8k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 2i प्लस 3j प्लस 4k, माइनस कर दिया तो हमारे पास ए बी वैक्टर यहाँ से आ गया, इतना आ गया। फिर उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट रिक्वायर्ड प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट, किससे पास होगा, जो उसका मिड पॉइंट है उसी से पास हो रहा है ना प्लेन। ये प्लेन है ऐसे और ये पास किससे हो रहा है, मिड पॉइंट से। तो वुज पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, उसको नाम दे दिया हमने ए, ठीक है। तो एन हमारे पास है ए बी वैक्टर, ये जो अभी निकाला है। तो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इस क्या हो जाएगी, अभी बताया था आर डॉट ए इज इक्वल टू डी टाइप हमारे पास होती है। तो लास्ट में हमारे पास इसी टाइप से प्रूव करना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। एन हमने क्या लिया है, ए बी और ए हमारे पास ये है और एन हमारे पास क्या है, ए बी। मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर डॉट ए इज इक्वल टू मिड डी यानी कि डिस्टेंस। तो इस टाइप से हमारी प्लेन की इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया है जब हमारे पास ये 2 चीज़ें गिवन है तब, ठीक है। आया समझ में। तो ये हो गया हमारा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन। तो देखो हमें क्या करनी है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हम इसको कंपेयर करेंगे L1 M1 N1 L2 M2 N2। एक के की वैल्यू निकालनी है तो के की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। 2 लाइन हमारे पास गिवन है तो क्या करते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। वी नो दैट लाइन्स आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर है इफ़ दिस रिजल्ट। तो ये रिजल्ट लगाओ, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। लगाने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, निकल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी कंटेनिंग द गिवन लाइंस। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 प्लस y प्लस 1 और z माइनस 1, ठीक है। निकाल लेंगे x1 y1 माइनस 1 और z1 फर्स्ट लाइन से हम निकाल लेंगे। ये जो हमारे पास है फर्स्ट लाइन यहाँ से निकाल लेंगे और एक जो दूसरा नंबर है उसको हम ले लेंगे x y और z, ठीक है। एक लाइन से निकालेंगे क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, कोई भी लाइन से निकाल लो आप प्लेन की इक्वेशन। और यहाँ पे हम रखेंगे वही पॉइंट, क्या L1 M1 N1 L2 M2 N2 2 3 4 1 2 1। तो यहाँ से हमारे प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी।
कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 2 लाइन गिवन है, अगर इंटरसेक्ट करती हैं और हमसे पूछ लेती हैं के निकालो तो आपको समझ जाना वो लाइन कैसी है, कोप्लेनर है, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। ठीक है, 52 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड हमें निकालने, आर फाउंड टू बी हर्ट होने चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड क्या है, हर्ट है। ठीक है, E1 E2 E3 E4 एंड ए विद द इवेंट। देखो E1 क्या है, मिसिंग कार्ड इज ए हर्ट, E2 क्या है, मिसिंग कार्ड इज ए स्पेड, E3 क्या है, मिसिंग कार्ड इज ए क्लब, और E4 क्या है, मिसिंग कार्ड इज ए डायमंड। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, 52 ताश के पत्तों का एक गुच्छा मतलब पैक था हमारे पास जो कि गायब हो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, जो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स बचेंगे ऑफ द पैक में से 2 कार्ड्स हमें निकालने हैं जहाँ पे द एंड आर फाउंड टू बी हर्ट, और हमें एक मिनट इसकी हिंदी क्या कह रही है, एक मिनट ध्यान से समझो क्या कह रहा है ये। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, जो कार्ड हमारे पास बच गए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड हमें निकालने हैं, एंड आर फाउंड टू बी हर्ट, और हमें पता करना है कि वो कार्ड कैसे हैं, हर्ट हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी ए हर्ट, और हमें पता जो बतानी है प्रोबेबिलिटी, उसमें ये बतानी है कि जो मिसिंग कार्ड है उसकी मिसिंग कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। ठीक है, ये हमें बताना है, और वो मिसिंग कार्ड कैसा है हमारे पास, हर्ट, यानी कि उसकी हर्ट की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो अब कार्ड 52 थे, मिस हो गए हैं, तो जिसमें हमारे पास क्या होता है, हर्ट, क्लब, स्पेड और डायमंड। इसने बोला है ना, स्टार्टिंग में ही बोला है 52 कार्ड का पैक था हमारे पास, और वो खुद मतलब लॉस्ट हो गया, यानी कि गुम हो गया है। तो गुम होने में 4 चीज़ें थी हमारे पास उस कार्ड में, हर्ट, क्लब, स्पेड और डायमंड। ठीक है, तो ये होंगी मिसिंग, E1 E2 E3, और ए हमने जो निकालना है, 2 कार्ड हमें निकालने हैं किस शेप के, हर्ट शेप के। ठीक है, तो यहाँ से देखो P ऑफ E1, टोटल हमारे पास जो E1 हर्ट शेप के कितने कार्ड होते हैं, 13, 13/52। E2 स्पेड कितने होते हैं, 13, क्लब कितने होते हैं, 13, और डायमंड कितने होते हैं, 13। तो जो गायब हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4 1/4 1/4। ठीक है, आए समझ में हिंदी क्या कह रहा था, यही है हिंदी, और यही इसने लिख रखा है। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 हार्ट्स कार्ड गिवन दैट 1 हार्ट कार्ड इज मिसिंग। ठीक है, मिसिंग के लिए हम लगाएंगे ए गिवन E1, तो ए गिवन E1 का फॉर्मूला 12C2 अपॉन में 51C2, क्योंकि 2 हर्ट के निकालने हैं ना, हमने 2 हर्ट के निकालने हैं, तो एक कार्ड हमारे पास गुम हो गया, 1 हर्ट इज मिसिंग, ये लिख रखा है 1 हर्ट इज मिसिंग, इसलिए 13 की बजाय 12 लिखा गया है। टोटल 13 हर्ट होते हैं ना, तो 13 की बजाय यहाँ पे आ गया 12C2। अब यहाँ पे 2 हर्ट कार्ड गिवन दैट 1 स्पेड कार्ड इज मिसिंग, तो 1 स्पेड कार्ड कितने थे, 13। ठीक है ना, तो 2 हर्ट निकालने हैं, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 13C2 ही रहेगा। कभी सोचो यहाँ पे 12 क्यों नहीं आया। ठीक है ना, सिमिलरली E3 और सिमिलरली E4। ठीक है, हमें निकालने हैं हर्ट, बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 13 में से ही निकल गए। तो बेस थ्योरम यहाँ पे आप लोग लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू P ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल टू क्या होगा, P ऑफ E1 गिवन P ऑफ A गिवन E1। तो ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, सारी वैल्यूज लगा देंगे, तो आ जाएगी हमारे पास 11/50। कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 11/50। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का जरूर से भी जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, बेस थ्योरम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछे जाते हैं बेस थ्योरम के क्वेश्चन भी, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, तो इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव, ए सैंपल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन एट ए रैंडम, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन दिस सैंपल इफ द सैंपल इज ड्रॉन रैंडमली। अब ये क्या कहता है, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हमें हिंदी आनी चाहिए। हिंदी अगर हमसे हो गई ना ढंग से, तो मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन कभी भी हमारे गलत होंगे ही नहीं, अगर हमने हिंदी बनानी आ गई तो इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी करते हैं। देखो, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव, हमारे पास 10 आइटम्स हैं जिसमें 3 खराब हैं, 3 डिफेक्टिव हैं, यानी कि ख़त्म है। उसके बाद ए सैंपल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन, हमें क्या निकालना है, 4 आइटम निकालनी है, 10 में से 4 आइटम निकालनी है, और 3 डिफेक्टिव इसने बता दी हैं।
ठीक है। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ, जो एक्स है वो डिनोट कर रहा है डिफेक्टिव आइटम को, तो सैंपल स्पेस हमें ये निकालना है। देखो क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है एक्स का। 3 आइटम हमारे पास डिफेक्टिव है, तो देखिए क्या बन सकता है यहाँ पे, एक्स हमने एज्यूम करा है डिफेक्टिव आइटम, या तो एक भी नहीं है, या एक है, या 2 है, या 3 है, ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है फर्स्ट में। सेकंड में हमें निकालना है पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1 और 0 और 2 के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारी वैल्यूज निकालते हैं, एक्स 0, पी ऑफ एक्स 1, पी ऑफ एक्स 2 और पी ऑफ एक्स 3। फॉर्मूला क्या होगा, 7c4 अपॉन टोटल, नीचे तो हमारे पास टोटल आएंगे, जब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमने निकालना है, तो टोटल कितनी आइटम बच जाएंगी, 10 में से 3 मतलब एक भी खराब नहीं है, तो टोटल हमारे पास कितनी है, ए सैंपल ऑफ 4 आइटम, 4 आइटम निकालनी है ना, तो 10 में से 3 मान लो खराब निकाल दी, सही कितनी बची 7, और 7 में से कितनी निकालनी है 4। ठीक है ना, 0 का मतलब एक भी खराब हमने नहीं लेनी है, तो डिफेक्टिव को खत्म करना है। हो गया 1/6। अब हमने क्या बोला, 3 डिफेक्टिव हैं, 3 में से हमने एक डिफेक्टिव ले ली, तो कितनी बची यहाँ पे देखो, 3 में से एक डिफेक्टिव हमने ले ली 3c1, और टोटल कितनी है यहाँ पे 7, 7 में से कितनी बची 3, क्योंकि एक तो हमने डिफेक्टिव ले ली, टोटल हमने लेनी है 4। दूसरा 2 डिफेक्टिव लेनी है 3c2 और 7c2। तीसरे में 3 डिफेक्टिव 3c3 और 7c1, जो बची हुई जो सही आएगी वो कितनी आएगी 1, तो ये हो गई, टोटल आ गई। अब देखो अभी क्या बोलता है, x 0 1 2 3 टेबल हमने बना ली, ये प्रोबेबिलिटीज क्या ही है। अब देखो सबसे पहला केस तो हमारे पास यही था, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बनाना था, ये हमने बना दिया टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स। सेकंड में एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 और 1 ये निकालना है, क्योंकि 1 इंक्लूड है, 1 से छोटा 0 और 1 बच गया, तो इनको ऐड कर दो। एक्स लेस देन 1 का मतलब यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली, और 0 और 2 के बीच में क्या है, खाली 1, तो ये हो जाएगा 1 की। आया ना समझ में, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, पूरे चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के। अच्छे से कर लेना, कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो वो पूछ लेना कमेंट करके, कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट भी थे, इजी भी थे, थोड़े से मुश्किल थे, थोड़े से आसान थे। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन वाले 2 क्वेश्चन हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग निकाल के देख लेना। सारे पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। ठीक है, तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी क्लासेस का पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही, क्योंकि एक क्लास सुबह हुई थी, एक क्लास अब हो गई है, बाकी की क्लास हमारी कल होंगी। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना, और कोई क्वेश्चन ना समझ आए, अपना डाउट कोई भी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट वहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।